सभी विद्यार्थियों को भगवान सिंह गुर्जर का नमस्कार। आज हम नए टॉपिक को नई ऊर्जा के साथ आपके बीच में मैं रख रहा हूं। टॉपिक नंबर 8, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी ऊंचाई और दूरी। ये त्रिकोणमिति का ही तीसरा पार्ट है। हमने पहला पार्ट छठा पढ़ा, त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ा, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ा। आज हम त्रिकोणमिति का ही ये पार्ट है जिसको हम प्रश्नावली 8 के रूप में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये जो प्रश्नावली 8 है, ये 8 कितने अंक की है, कहां से प्रश्न पूछा जाता है, किस तरह के प्रश्न यहाँ पर आते हैं अपने बोर्ड परीक्षा के अंदर, और इन प्रश्नों को हम किस प्रकार हल करें कि हम बहुत सरलता से इनके प्रश्नों को हल कर जाएं। तो शुरू करते हैं हम। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। ये प्रश्नावली जो कि 8 है, प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी, ये 3 नंबर की प्रश्नावली है। कभी कभी इस प्रश्नावली से 4 का भी पूछ लिया जाता है। मैंने आपसे कह रखा है कि त्रिकोणमिति के 3 जो पार्ट हैं, तीनों पार्टों का एक जोड़ा है। उस जोड़े में से किसी भी तरीके से आपको प्रश्न वहां पर पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसको आप 1 नंबर के लिए भी पढ़े और 3 नंबर के लिए भी पढ़े। 3 नंबर का तो आना ही आना है, 100% आना है। और अगर ऐसा एग्जामिनर को लगा कि हमें 1 नंबर का प्रश्न और देना चाहिए, वो भी फिक्स प्रश्न है, वो भी 4-5 फिक्स प्रश्न है जो कि पहले पूर्व में बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, उनकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपके दिमाग में ये आउटलाइन बैठ चुकी होगी। मेरा मानना है कि इसमें से 3 का तो आना ही आना, 1 नंबर का प्रश्न और पूछ लिया जाता है। अतः ये टोटल मिला के 4 अंक की होगी। मैं नहीं कह रहा कि 4 अंक का ही पूछेगा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 3 अंक का तो आना ही आना है। उसके अलावा 1 नंबर का प्रश्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आप इसके एक छोटे प्रश्नों को भी विशेष रूप से आपको पढ़ना है। जैसा कि प्रश्नावली का नाम है हाइट और डिस्टेंस। हाइट का मतलब ऊंचाई है, जैसे मेरी ऊंचाई है। डिस्टेंस का मतलब जैसे आप बैठे हुए मेरे से 5 फीट आप विद्यार्थी मेरे से दूर बैठे हुए हो, तो मैं कहूंगा भाई मेरी 5 फीट ऊंचाई है, मेरे से आप 5 मीटर दूर बैठे हुए हो। यही ऊंचाई और डिस्टेंस का कंसेप्ट है जो कि आप समझते हैं। इस प्रश्नावली में कौन कौन सी परिभाषाएं आती है। प्रश्नावली में जैसे मैंने आपसे बात की, एक विद्यार्थी बैठा हुआ है मेरे सामने, मैंने उससे कहा कि बेटा आप ये बताओ कि मैं आपको देख रहा हूँ। उसने कहा बोला आप गुरुजी बिल्कुल आप देख रहे हैं। किससे देख रहा हूँ कि गुरुजी आप आंखों से देख रहे हो। तो बताओ मेरी आंखें ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। उसने कहा गुरुजी आप मेरे को देख रहे हो तो आपकी आंखें नीचे की तरफ झुकी हुई है क्योंकि मैं नीचे बैठा हूं। मैंने फिर उस बालक से कहा कि आप भी तो मेरे को देख रहे हो। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आंखों के द्वारा। तो आप बताइए आप किधर देख रहे हो। उसने कहा गुरुजी आपको मेरी आंखें, आप खड़े हो इसलिए मैं नीचे से ऊपर की ओर आपको देख रहा हूं। जैसे आपने देखा, देखने वाला, जैसे आप छत पे खड़े हो, छत पे कोई भी वस्तु को देख रहे हो, तो आपका उस वस्तु से आपकी आंख का क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ। जैसे हम टीवी देखते हैं तो हमारा टीवी देखने का जो एंगल होता है वो हमारी आंखों का होता है। आपने देखा होगा, हमारा पेट तो टीवी नहीं देखता ना, हमारा पेट तो नहीं देखता, कौन देखती है, हमारी आंखें। और आंखें जो संकेत हमारे कहाँ तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है। वो विज्ञान में हम समझते हैं जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो संदेश पहुंचाते हैं आपके मस्तिष्क तक। तो मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं आपके द्वारा, तो एक काल्पनिक रेखा, आपको ऐसा नहीं कि रेखा दिख रही है, लेकिन एक काल्पनिक रेखा के रूप में संकेत आपको मिलते हैं। जैसे मैंने बात की, उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूं, मेरे बच्चे बहुत सारे बैठ के पढ़ रहे हैं मेरे क्लासरूम पे। मैं छत पे चले गया, मैंने देखा हवाई जहाज उड़ रहा है, तो मेरा हवाई जहाज के साथ मेरी आंख का क्या हुआ, कांटेक्ट हुआ। तो हवाई जहाज और मेरी आंख के जो कांटेक्ट हुआ, जो मैं देख रहा हूं उस हवाई जहाज को, तो मैंने लिखा है कि जब किसी वस्तु को, जब हमारी आंख किसी वस्तु को देखती है, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, अब खड़े होकर मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ पार्ट फर्स्ट, अब मैंने मेरी आंख को इस पार्ट फर्स्ट की तरफ देखा, तो देखने पर आंख और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है।
जैसे मेरी आंख ने किसको देखा? पार्ट फर्स्ट को देखा। आप कहेंगे गुरुजी आपने आपकी आंख और पार्ट फर्स्ट इन दोनों के बीच में अगर डोरा बांध दिया जाए, डोरा का मतलब समझ रहे हो? मेरी आंख से लेकर पार्ट फर्स्ट तक एक डोरा काल्पनिक उसको बांध दिया जाए तो ये डोरा क्या कहलाएगा? दृष्टि रेखा कहलाएगी। जैसे और भी अब बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। यानी किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो एक दृष्टि रेखा तैयार होती है। जैसे मैंने यहाँ पर इसको लिखा, डिस्टेंस लिखा हुआ, मैंने इस डिस्टेंस को देखा तो मेरी आंख के द्वारा डिस्टेंस को देखने पर जो एक रेखा बन रही है वो आंख और वस्तु के बीच की, वो कौन सी रेखा कहलाती है? दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे ये मेरी आंख है, ये मेरी आंख है और ये कमरे में लगा हुआ पंखा। अब मेरी आंख ने इस पंखे को देखा तो ये रेखाएं क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे आपके घर के ये छत के ऊपर आप बैठे हुए हो यहाँ पर और नीचे के नजारे देख रहे हो आप, ये आपके घर के बाहर ये क्या गुजर रही है? सड़क गुजर रही है। यहाँ पर देखा कि एक व्यक्ति है ना जो यहाँ पर जा रहा है, ये तो आपने ऊपर से नीचे इस व्यक्ति को देखा तो ये कौन सी रेखा हो गई? दृष्टि रेखा हो गई। ये दृष्टि रेखा है आपकी। इसके बाद में और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे आपने क्या किया कि ये आपके घर के पास में एक टावर लगा हुआ है। टावर आप समझते हो, आप टावर वो होता है जैसे अपना जो मोबाइल का जो नेटवर्क जो हमको प्रदान करते हैं, वहां पर मशीनें लगी होती हैं ऊंचाई पर, वो टावर। और इस टावर पे देखा कि एक है ना जो एक बंदर बैठा हुआ है यहाँ पर और आपका घर है यहाँ पर। अब देखिए आप यहाँ पर छत पे हो, छत पे से आपके छोटे भैया ने कहा कि भाई साहब ये देखो बंदर कहां पर जा चढ़ गया। आपने देखा तो आपने गर्दन ऊंची की और आपने उस बंदर के साथ कांटेक्ट किया। किसने? आपकी आंख ने। तो ये जो काल्पनिक जो रेखा कहलाती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। ये दृष्टि रेखा कहलाती है। अब जैसे उस बंदर ने आपको देखा, अभी तो आपने किसको देखा? उस मंकी को देखा, लेकिन उसके भी जम गई कि देखो मेरे को कितने लोग देख रहे हैं, मैं भी देख लेता हूं इसको। तो ऊपर से जब उसने आपको देखा, केवल आपको, तो बंदर की आंख और आपकी आंख का कांटेक्ट हुआ और वो जो लाइन आपकी बनी, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? दृष्टि रेखा। ये तो हो गई दृष्टि रेखा वाली बात। अब आता है दूसरा, कोणों से संबंधित। यहाँ पर बार बार हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात करेंगे। अब देखिए आप समझे, मैंने यहाँ पर तीन चित्र आपके सामने प्रेजेंट किए। मैंने आपको तीन जो चित्र है वो उन तीनों चित्रों का आपके सामने मैंने प्रस्तुतिकरण किया है। उन चित्रों को आप देखें अच्छे से। यहाँ पर मैं छत पे बैठा हूँ, नीचे व्यक्ति को देख रहा हूँ। यहाँ पर मेरे कमरे में हूँ, मेरे कमरे में पंखा घूम रहा है, उसको देख रहा हूँ। यहाँ पर मैं छत पे हूँ, छत से कहां पर देख रहा हूँ? टावर के शीर्ष पर एक मंकी बैठा हुआ, बंदर बैठा हुआ, उसको मैं देख रहा हूं। अब गौर करना है, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, यदि कोई वस्तु कहां पर हो? आंख से ऊपर हो। ये जैसे आप हो ऐसा, ये आप बैठे हुए हो, कहां पर बैठे हो? आपकी छत पर। अब कोई वस्तु आपने जब यहां से टावर से इस मंकी को देखा या और किसी वस्तु को देखा तो आपकी इस आंख ने किसको देखा? इस मंकी को देखा। ये कहां पर है? ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर है। कहां पर है? ऊपर की ओर। आपने जब आंख से उस मंकी को या टावर पे और भी कोई वस्तु हो सकती है और कोई भी मशीन को हमने वहां से देखा, कहां पर देखा? ऊपर की ओर, ऊपर है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा का मतलब हो गया आपके आंख से ये समतल पर जो रेखा होती है, यही क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा। ये क्षैतिज रेखा। इस आंख से आपने किसको देखा? वस्तु को देखा। वस्तु को देखते ही इस रेखा को तो क्या बोल देंगे? दृष्टि रेखा। या आपने इस रेखा को तो क्या बोल दिया? दृष्टि रेखा बोल दिया। अब दूसरा निकल गया है क्षैतिज रेखा। आपके आंख से बनने वाली जो रेखा होती है ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। अब देखिए ये दोनों रेखाओं के बीच में, यहां पर ये दोनों रेखाएं स्टार्ट होती है तो क्षैतिज की और ये क्या? ऊपर की ओर आप कोई वस्तु को देख रहे हो, तो इन दोनों के मध्य में जो कोण बनता है
इस कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोलते हैं प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण बोलते हैं। और भी आप दे सकते हो, पंखे के एग्जांपल भी ले सकते हो। आपने क्या, देखो ये आप बैठे हो तो आंख का क्षैतिज हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गई, तो ये कितने, ये थीटा डिग्री हो गया। आप यहाँ पर छत पे बैठे हुए, आपकी क्षैतिज ये होगी, तो ये कितना, थीटा डिग्री हो गया। आप ये एक बात जरूर ध्यान रखना, जैसे मैं खड़ा हूं, मैं पंखा देख रहा हूं, पंखा लगा हुआ है यहाँ पर, मैंने पंखे को देखा, तो ये काल्पनिक रेखा पंखे की तरफ देखती हुई दृष्टि रेखा को प्रतीत कर रही है। अब क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा कोई धरती से नहीं, आपकी आंख से, ये क्षैतिज रेखा हो गई आंख से, तो ये रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? हम उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब आता है अगला अवनमन कोण। अवनमन का मतलब झुकना, झुकने का मतलब ऊपर से नीचे देखना। अभी तो आपने उस बंदर को नीचे से ऊपर देखा और वो बंदर हंसता हुआ वो आपको ऊपर से नीचे देख रहा है। अब कौन देख रहा है? अब देख रहा है आपको मंकी देख रहा है। ये आपका टावर है और ये आपकी छत है, यहाँ आप बैठे हुए हो, यहाँ पर वो मंकी बैठा हुआ है। अब यहाँ से वो देख रहा है आपको, देखा, देखने के बाद में इस मंकी की आंख का क्षैतिज क्या बनेगा? ये बनेगा। तो ये वाला कोण, ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। यही परिभाषा मैंने लिखा है यहाँ पर। जब कोई वस्तु आंख से नीचे हो, आंख से क्या हो? नीचे, यानी मैं देख रहा हूं नीचे कोई पुस्तक रखी हुई है, या कोई बालक बैठा हुआ है, या मैं खड़ा हूं, नीचे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, तो मैं फुटबॉल की तरफ मेरा ध्यान है। तो जितने भी मैं वस्तुओं को नीचे देखूंगा, नीचे की तरफ, यानी आंख से नीचे हो, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, या जो दोनों आंख और क्षैतिज रेखा जो कोण बनाती है, उस कोण को कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। ये तीनों परिभाषाएं आपको अच्छे से याद हो गई होगी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा और हम थोड़ी सामान्य जानकारी पे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूरक कोण पहले भी मैं बता चुका। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी पूरक कोण होते हैं। और इसी तरह एक संपूरक की भी परिभाषा है, ऐसे दो कोणों का जोड़ अगर 180 डिग्री है तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। तो पूरक और संपूरक का कंसेप्ट आपको पहले से पता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पर ये 3-4 सवाल ऐसे हैं जिनका संबंधित पूरक कोणों से है। इसके बाद में यहाँ पर √2 के मान की आपको आवश्यकता पड़ेगी। √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414, और भी आगे तक होता है, लेकिन अपन को 1.414 तक, यानी 3 डिजिट तक आपको याद रखना दशमलव के बाद। इसके बाद में √3 की वैल्यू होती है 1.732, ये आपको याद रखनी है और पक्की याद रखनी, क्योंकि इनका उपयोग कई सवालों के अंदर हमको करना है। तो आप इनको बहुत ये मान के चलना कि √2 और √3 बार बार आपको उपयोग में आएंगे आपके सवालों में। इसके बाद में समकोण त्रिभुज। इस प्रश्नावली के जितने भी सवाल हैं उन सवालों में हमें केवल और केवल समकोण त्रिभुज का ही उपयोग करना है, और समकोण त्रिभुज का ही उपयोग इसके अंदर होगा। तो आप ये मान के चलना, समकोण त्रिभुज की परिभाषा आपको आनी चाहिए कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। जब एक कोण ही 90 का हो गया, ये कोण 90 का हो गया, तो शेष दोनों कोण कितने हो गए? 90 के हो गए। मैंने कहा था ये भी न्यून कोण और ये भी न्यून कोण। न्यून कोण की डेफिनेशन आप जानते हो, वे कोण जो 90 डिग्री से क्या हो? छोटे हो। ये दोनों कोण 90 डिग्री से क्या है? छोटे है, न्यून कोण है। अब थीटा डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? लंब बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण बोलते हैं, जो बच रही है उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ये ध्यान रखना, ये विशेष आपको ध्यान रखना कर्ण, लंब और आधार का। जो लाल बटा कक्का वाला जो कंसेप्ट मैंने प्रश्नावली 6 में आपको बताया था, वो कंसेप्ट यहाँ पर अक्षरशः पालन होगा, और उसी कंसेप्ट को लेकर हम सवाल कॉल करेंगे। उसी प्रश्नावली में मैंने आपको साइन के मान, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 है। इसी तरह कोस के बताए थे मैंने, इसी तरह मैंने टेन के बताए थे।
ये मान आपको याद रखने हैं। अगर ये मान याद है तो आपको सवाल करने में बहुत आसानी होगी। और मान भी आपको पता है, आप जब परीक्षा में जब सवाल कॉपी मिलती है तो आप पीछे पीछे मैंने आपको बता रखा रफ वर्क में आप इसकी सारणी बना लें। आप उसको प्रश्नावली 6 तक ही नहीं समझे, क्योंकि ये सारणी का उपयोग यहाँ पर भी होगा। मैं मैक्सिमम सवाल साइन कोस और टेन से ही समझाऊंगा। वैसे कई पुस्तकों में कोसेक से भी दे रखा है, सेक से भी दे रखा है और कोट से भी दे रखा है। नो, हम केवल और केवल साइन कोस और टेन का उपयोग करेंगे। कोस का भी बहुत कम उपयोग करेंगे, बहुत कम 3-4 सवाल ऐसे हैं जिसमें इसका उपयोग होगा। उसके अलावा हम साइन और टेन, अब साइन और टेन में भी आपको लाल बटा कक्का का कंसेप्ट आपको पता है कि लाल बटा कक्का मैंने आपको बता रखा है एल के ये साइन कोस और टेन। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। बस ये तीनों फॉर्मूले इसके आपको उपयोग में लेने हैं। अगर ये सारी बातें आपकी जेब में है तो ये प्रश्नावली भी आपकी जेब में होगी और आप एक भी अंक आपका वहां पर नहीं कटेगा। एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया था साइन 45 और कोस 45 का मान बराबर होता है, टेन 45 और कोट 45 का मान भी बराबर होता है। तो ये टेन 45 और कोट 45 का मान जो बराबर होता है ना, मैंने आपको बता रखा टेन 45 का मान होता है 1। इस 1 का उपयोग बार बार होगा। तो आप टेन 30 का मान और टेन 60 का मान और टेन 45 का मान, इन तीनों मानों को आपको बिल्कुल याद कर लेना है। आपको याद तो आपकी प्रश्नावली पक्की, ये मान के चलो। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रश्न नंबर पहला ही है। आपके इसमें 8-10 प्रश्न ऐसे हैं जो ऑब्जेक्टिव रूप में दे रखे हैं। आप इसको ऑब्जेक्टिव रूप में याद नहीं करें, आप इसको बिल्कुल सब्जेक्टिव रूप में ही करें। आपको पूरा हल करना है और प्रश्न इनमें से भी पूछे जाते हैं। ऐसा मत समझना कि हमारे ऑब्जेक्टिव यानी अब सदा वाले प्रश्न नहीं आते तो हम छोड़ दें। नो, आपको हल करने हैं। यहाँ पर पहला सवाल है ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई। खंबा दे रखा है, खंबा सीधा ही खड़ा होता है, आपको पता है। मैंने यहाँ पर एक खंबा बना दिया, देखो ये रहा खंबा, एक खंबा है ये, ठीक है। अब इस खंबे से क्या है कि सूर्य, इस खंबे के ऊपर सूर्य का प्रकाश गिर रहा है। प्रकाश गिरने पर क्या बनती है इसकी परछाई। परछाई जैसे ये खंबे की परछाई यहां तक आ गई, ठीक है। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई की बात कर ली मैंने, खंबे की ऊंचाई के बराबर है। ये जितना है, जैसे अभी ये 100 मीटर ऊंचा खंबा है तो ये आपकी परछाई भी कितनी होगी, 100 मीटर ही होगी। ये आपने कह दिया कि सर जितना खंबा है उतनी क्या हो गई, ये परछाई होगी, परछाई होगी के बराबर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। ये आप इसको मिला दो यहां से, तो ये क्या हो गया, कोण बन गया आपका, उन्नयन कोण बन गया, क्योंकि सूर्य ऊपर है और कोण यहां पर बन रहा है। ये आपका क्या है, खंबा है और खंबे की ये क्या है, ऊंचाई है और ये क्या है, खंबे की छाया। तो आप लिखोगे, इसको नामांकित कर देते हैं ए, बी और सी। कोण मैंने आपको बता रखा है, कौन सा कोण बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। अब यहां पर देखो, माना खंबे की ऊंचाई क्या मान लिया हमने, माना कि खंबे की ऊंचाई कितनी मान ली, ये मैंने मान लिया h मीटर, ठीक है। h मीटर, मीटर मीटर में कुछ भी नहीं है, अपन ने मान लिया कि भाई h मीटर है। ये लो मैंने मान लिया h मीटर। अब देखो, अब आएगा खंबे की परछाई, खंबे की परछाई या छाया, कुछ भी बोल सकते हैं। खंबे की परछाई, जितना खंबा है उतनी ही परछाई है। उसने सवाल में दे रखा है कि खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई क्या है, दोनों बराबर है। लो भाई बराबर है, तो h माना था तो इसको भी h ही मान लेते हैं, h मीटर ही है क्योंकि बराबर है, दिया हुआ है आपको। लो भाई आगे, अब क्या उन्नयन कोण पूछा उसने। अब उन्नयन कोण पूछा है तो आपको पता है ये तो क्या, थीटा के सामने क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और ये क्या है, आपका आधार है। लंब और आधार से संबंधित कौन सा सूत्र बन रहा है, टेन का, टेन लिखेंगे।
हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। देन टेन थीटा का मान पता ही नहीं, निकालना है हमको। लंब कितना है, एच है, ये एच लिख दिया। आधार भी कितना है, जितना एच, जितनी ऊंचाई उतनी छाया, ये भी एच ही है, ये भी एच लिख दिया। अब देखो टेन थीटा, एच से एच कट गया कितनी बार, एक बार। अब एक टेन में कितने डिग्री पर आता है सारणी पे, आप बता दोगे सर। टेन थीटा बराबर कितना, टेन 45 पे आता है, आता है कि नहीं। अब यहाँ पर थीटा कितना, 45, तो आप बताओगे थीटा कितने डिग्री प्राप्त होगा, 45 डिग्री। यही क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मैंने जो आपको बात बताई थी वो सारी की सारी बातें यहाँ पर फॉलो की है। मैंने कहा था लाल बटा कक्का वाला जो लंबाधार कर्ण से संबंधित जो आपके साइन कोस टेन के जो फॉर्मूले वो काम में आएंगे। मैंने आपको बताया था आपको सारणी का उपयोग होगा, आपने सारणी का उपयोग किया है। टेन में एक टेन की सारणी के अंदर जो टेन 0, 30, 45, 60 और 90 में एक कितने डिग्री का आता है, आपने कहा कि सर 45 डिग्री पर आता है, आपने 45 लिखा। या साइन थीटा बराबर साइन 45 है, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में। और याद रखना, चाहे खंबे की परछाई हो, चाहे व्यक्ति की परछाई हो, चाहे किसी टावर की परछाई हो, परछाई और उसकी लंबाई अगर दोनों बराबर है तो थीटा 45 डिग्री का ही होगा, ये पक्का मान के चले आप। परीक्षा में पूछा गया, आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठाओगे तो वहां पर यह प्रश्न आया है। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से आपको करना है और इसी तरीके से आपको जमा के करना है। चित्र भी बनेगा, प्रत्येक सवाल में आपको चित्र बनाना है, जो उसने कहा है वो आपको मानने के रूप में लिखना है। हम जानते हैं टेन बराबर क्या होता है, लंब। लंब को क्या बोलते हैं हम, लंब का आधार। लंब को हिंदी में भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार। ये एन को लंब से प्रदर्शित कर रहे हैं, एक को आधार से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो आपका जो टेबल मैंने बना रखी, वहां पर टेबल का उपयोग कर लेना, क्योंकि कई बार क्या है कि डायरेक्ट हम लिख देते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो एक बार फटाफट एल एल के साइन कोस्टेन, बस इतना सा करना है जिसमें आप सवाल को कर लोगे। तो आज का जो मेरा लेसन था, ये प्रारंभिक लेसन है, मैंने एक साधारण सा परिचय दिया इस पाठ का। अगले जो वीडियो के अंदर हम इस प्रश्नावली को सवालों को करेंगे। 3 नंबर का प्रश्न इसके अंदर पूछा जाता है, 1 नंबर का कभी कभी आ जाता है, ये भी बात कर चुका हूं। आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। अगले पीरियड में फिर मिलता हूं आपके लिए। थैंक यू।